नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके बोर्ड ने जारी किया है। हाल ही में बोर्ड ने आपके सारे मॉडल पेपर सभी विषय के जारी कर दिए हैं, तो उन सभी मॉडल पेपर को मैं बारी बारी से लेकर आऊँगा। लेकिन आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार का पेपर आने वाला है। जिस तरह से बोर्ड ने ये पेपर जारी किया है, यहाँ पे जो पैटर्न बताया है, यानी 10वां प्रश्न आपके हाँ और नहीं में आएगा, तो बिल्कुल उसी बोर्ड पेपर में भी इसी तरह का 10वां प्रश्न आने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों को अंत तक देखना है। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप जरूर एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल है, यहाँ पे आपके बोर्ड के एग्जाम की अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा। देखिए, आपके लिए जो समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी सामाजिक विज्ञान में इस बार आपके 8 अवसद वाले प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने बताया है कि 8 प्रश्न देने वाले हैं, तो बिल्कुल 8 प्रश्न ही आएंगे। पहला प्रश्न देखिए, हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था, यानी हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया? राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा हुरडा सम्मेलन है राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। इस तरह से आपको आंसर भरना है, और इस बार आपका पेपर है बिल्कुल हार्ड और मीडियम दोनों तरह का आएगा। देखिए, यहाँ पे इस पेपर को आपको पूरा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिरसा मुंडा का संबंध है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या झारखंड से? तो विद्यार्थियों, बिरसा मुंडा ये आदिवासी समुदाय के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, और उस समय पे बिरसा मुंडा है अंग्रेजों से लड़ाई में अग्रणी रहे हैं, तो बिल्कुल इनका संबंध है वो झारखंड से रहा है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, झारखंड। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है विवादों को निपटाना, न्याय समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। विवादों को भी निपटाते हैं, न्यायिक समीक्षा भी करते हैं, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? तो सौर ऊर्जा, यानी एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बना सकते हैं, नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है, और ज्वारीय ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी इनमें से 3 तो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन है, लेकिन एक नहीं है। तो पुल मानव निर्मित है, सड़क मानव निर्मित है, और मशीन ये भी मानव निर्मित है। लेकिन प्राकृतिक गैस ये मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो जनजातियों को अच्छे से पढ़ना है आपको। आपके हमारा राजस्थान जो बुक है उसमें से ये प्रश्न आया है। तो इसमें हो जाएगा सहरिया जनजाति, ठीक है ना। शहरिया जनजाति है, इसको भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह रखा गया है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का जनजाति समूह है, जिसमें बहुत निम्न स्तर का जीवन जीने वाली जो जनजातियां हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें अपने राजस्थान की एकमात्र यही है शहरिया जनजाति, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, और शहरिया जनजाति है ज्यादातर 12 जिले में रहते हैं। फिर उसके बाद में खंड ब आता है, इसके अंतर्गत आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। इसमें नवा प्रश्न है वो आपको सुमेलित करने के लिए आएगा, और इसको आप आराम से देख लीजिएगा और सुमेलित करने का प्रयास कीजिएगा। बढ़ते हैं
10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए, हाँ और ना में उत्तर देना है। तो आपके जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें भी 10वां प्रश्न ऐसा ही आने वाला है। जैसे कि पहला है इसमें, लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो ये हाँ होगा क्योंकि ये सही है। दूसरा है, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। ना, चरम जलवायु नहीं, अनुकूल जो जलवायु होती है उसको पसंद करते हैं। चरम का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब जीवन जीने के लिए कठिन हो, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरा है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, तो इसलिए हाँ हो जाएगा। और अंतिम है कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। ये गलत बात है, तो यहाँ पे ना लिखना है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होते हैं यानी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इस तरह से गलत और सही आपको पहचानना है। बिल्कुल ये प्रश्न तो आपके लिए ईजी आने वाला है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। तो न्यूनतम वेतन कानून 1948 में संसद द्वारा पारित अपने किया गया था। इसमें ये एक श्रम कानून है और इसमें जो कुशल और अकुशल श्रमिक हैं उनको दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए। यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत करने के लिए दो कारण क्या है वो आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए, पहला है महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से दो कारण आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था? तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, जिसमें आपके हमारा राजस्थान बुक है उसमें भी दे रखी है राजस्थान की क्रांति, और साथ ही जो भारत इतिहास का बुक है आपके अतीत वाली, उसमें भारत की क्रांति दे रखी है। तो दोनों ही पार्ट है, उनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि उसमें से आपके कम से कम 5 से लेकर 7 नंबर के प्रश्न आने वाला है। कम से कम 5 नंबर का प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, 1857 की क्रांति में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? क्योंकि उन कारतूसों को खोलने के लिए मुंह का प्रयोग करना पड़ता था, यानी दांतों का प्रयोग करना पड़ता था। और सिपाहियों को ऐसा बोला गया था, या फिर सिपाहियों ने ऐसा सुना है कि उन जो कारतूस है उनकी पैकिंग है वो गाय और सुअर की चर्बी से की गई है। अब गाय और सुअर की चर्बी होती है तो आपको पता ही है, अपने यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं हिंदू और मुस्लिम रहते थे, तो गाय और सुअर है उनको अपन लोग नहीं खाते हैं। इसलिए ये अपने धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। तो इस कारण से उन सिपाहियों ने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे, इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, भीलवाड़ा में वस्त्र निर्माण से संबंधित ज़्यादा गतिविधियां कार्य किए जाते हैं, वस्त्र निर्माण से संबंधित ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, इस कारण से इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिस तरह से विश्व में सबसे ज़्यादा वस्त्र उत्पादित मैनचेस्टर में किया जाता है, उसी तरह से अपने राजस्थान में भीलवाड़ा में किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि नील की खेती एक बहुत कीमती व्यापारिक खेती थी, और इसकी मांग है यूरोप और दुनिया के अन्य देशों में बहुत ज़्यादा थी। उसी मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेज हैं यहाँ पे भारतीय किसानों के ऊपर नील की खेती का दबाव डाल रहे थे कि आप नील की खेती करो, और ताकि उन अंग्रेजों हो सके। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी निर्वाह कृषि है, इनके प्रकारों के बारे में आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। कितने प्रकार की होती है विद्यार्थियों? दो प्रकार की, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान है वो मेहनत ज़्यादा करता है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, और आदिम निर्वाह कृषि में कम श्रम की आवश्यकता होती है, कम साधनों के साथ में भी इस खेती को कर सकते हैं, और इससे अपने किसान अपने परिवार का भरण पोषण के लिए खेती करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो उद्योग का मतलब होता है जहाँ पे
कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, यानी कच्चे माल से वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उसे उद्योग कहा जाता है। उद्योग विशेष तौर पे तो 3 प्रकार के होते हैं: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। सबसे पहले बताता हूँ कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का मतलब बड़ा लिखना, यहाँ पे रिक्त स्थान इतनी छोड़ी, इनकी इतनी मतलब दे रखी है, इसका मतलब आप ये मत समझना कि कम लाइनों में उत्तर देना है बड़े ज़्यादा लाइनों में, क्योंकि 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कि चक्कर उद्योग, खांडसारी उद्योग और जैसे कि कपड़ा उद्योग। तो ये सारे के सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। और वन आधारित उद्योग वे होते हैं जिनको कच्चा माल है वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि कागज उद्योग। इस तरह से आप उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें 2 प्रश्न आएंगे, ठीक ना। 18वें में 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, ध्यान रखना आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दीजिए। तो उस समय पे पाठशालाएं हैं, 1850 की बात हो रही है, तो उस समय पे पाठशालाएं हैं वो पूर्णतः मौसम आधारित होती थी। पहले तो गुरुकुल होते थे, वो मौसम आधारित होते थे, और इनके बारे में अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। फिर उसके बाद में प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षा के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं? कोई 2 कारण लिखिए। ज़्यादातर गरीबी है भारत में, इस कारण से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। ये बिल्कुल इजी प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि 4 पॉइंट रहेंगे, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए 1-1 नंबर का रहेगा। जैसे पहला है, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? राज्य सरकार में कौन सा राजनीतिक दल है? बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी आपको लिखना है। केंद्र सरकार यानी भारत में भी किसकी है? बीजेपी की है, तो यहाँ पे बीजेपी लिखना है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? यानी आपके क्षेत्र में राज्य सरकार में कौन है? आपके विधायक। जैसे कि मैं सांचौर क्षेत्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पे कौन है? जीवाराम जी चौधरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीवाराम जी चौधरी। आपके क्षेत्र के हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। केंद्र सरकार में यानी आपके एमपी कौन है? सांसद, जैसे कि हमारे जालोर सिरोही के सांसद है देवजी भाई पटेल, तो यहाँ पे देवजी पटेल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। फिर अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? जैसे अपने यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, तो कांग्रेस लिख दो। और केंद्र सरकार में भी कौन है? कांग्रेस है। अगले चुनाव कब होंगे? राज्य सरकार के 5 साल बाद में होंगे, और केंद्र सरकार के अभी 2-3 महीने बाद में होने वाले हैं। तो इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से आप अधिकार बता सकते हैं। ऐसे कोई 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें एशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो ऐसे 2 समुदाय के नाम बताने हैं। फिर उसके बाद में मानचित्र है वो आपके राजस्थान का आने वाला है, ये एक खुशी की बात है। तो राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का दिया है मॉडल पेपर में, तो आपके उसमें भी राजस्थान का मैप आएगा। इंडिया के मैप में इतना आपको फोकस नहीं करना है, फिर भी इंडिया का मैप थोड़ा बहुत आपको याद करके जाना ही है। तो राजस्थान के मानचित्र में बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा को दर्शाना है। चलिए आपको दर्शा के मैं बताता हूँ। बाड़मेर, ये है आपका बाड़मेर, ठीक है। फिर उसके बाद में भरतपुर, तो ये है आपका भरतपुर, ठीक है ना, ये भरतपुर है। और फिर उसके बाद में पाली है, ये पाली जिला है। और उसके बाद में बांसवाड़ा तो सबसे नीचे है, ये वाला बांसवाड़ा। तो इस तरह से आपको राजस्थान के मैप में भरना है। अगर जोधपुर का आए तो ये वाला जोधपुर है, अगर जैसलमेर का आए तो ये वाला जैसलमेर है, अगर बीकानेर का आए तो ये वाला बीकानेर है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, और फिर उसके बाद में चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर उसके बाद में ये अलवर, ये राजधानी जयपुर, और ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला भाग है, ये चित्तौड़गढ़, सॉरी हाँ ये चित्तौड़गढ़, ये बांसवाड़ा, ये उदयपुर, ये राजसमंद। इस तरह से आप यहाँ पे भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार दीजिए। तो 1857 की क्रांति की सफलता ये हुई थी
कि अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न हो गया था। यहाँ पे एक साथ में इतने लोग क्रांति की और उन्होंने कई सारे कानूनों के ऊपर विचार करने को विवश हो गए और यहाँ पे जो उनकी सत्ता है इंडिया से चल रही थी, उनको डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया था और कई सारे कानूनों के ऊपर उन्होंने विचार किया था। असफलता के कारण क्या थे? जैसे कि पूरे भारत में एक साथ में क्रांति नहीं भटकी थी। उत्तर भारत के पंजाब प्रांत में लगभग भाग नहीं लिया था। वही दक्षिण भारत के लोगों ने भी इतना भाग इस क्रांति में नहीं लिया था और क्रांति है वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं भड़की थी। सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया था। इस तरह से ये असफलता के कारण थे। अगला है भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से आपको बताना है। फिर उसके बाद में रोलेक्ट सत्याग्रह पर विस्तार से आपको बताना है कि रोलेक्ट सत्याग्रह क्या था। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। जैव मंडल, जहाँ पे जैव विद्यमान होता है उसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल का निर्माण जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलकर बनता है। पारितंत्र वो होता है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है और इसे रोकने के उपाय बताइए। तो भूस्खलन जमीन का खिसकना या फिर धंसना भूस्खलन कहलाता है, क्योंकि ये पहाड़ों में जब बारिश होती है उस दौरान होता है या फिर भूकंप के दौरान होता है। इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए और रक्षक मेखलाओं का उपयोग करना चाहिए। इससे भूस्खलन है वो कम होगा। और 24वां प्रश्न है संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण पूरा स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। बहुत बड़ा प्रश्न है विद्यार्थियों। और अगर ये नहीं आता, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिक पर अपने विचार लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ से आपको आइडिया क्या लगेगा? आपके राजनीति विज्ञान की बुक है ना, उसमें से आपके बड़े प्रश्न आएंगे। राजनीति विज्ञान के ये बड़े 8-8 नंबर के प्रश्न है ना, राजनीति विज्ञान के आ सकते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण में जो बड़े बड़े आपके पास बुक में प्रश्न दे रखे हैं उनको अच्छे से याद करना, ये ध्यान रखना आपको। और प्रश्न संख्या 25 है कि दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 में से 2 के उत्तर देने हैं। जैसे कि राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना, जैसे कि सोनार का किला, ठीक है ना, सम डेजर्ट, चित्तौड़गढ़ का किला, माउंट आबू। इनमें से किसी 2 के बारे में या फिर 3 के बारे में आपको विस्तार से थोड़ा सा बताना है। सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से उल्लेख करना है। रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों। ये आपके 3 नंबर का आने वाला है। तो अपने बुक में आप देखोगे, पासबुक में सबसे लास्ट में सड़क सुरक्षा संबंधी 2 पेज दे रखे हैं। उन 2 पेजों को अच्छे से पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। उनमें से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद में सामुदायिक स्वस्थता में विद्यार्थी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इस तरह से ये आपका पूरा पेपर था। फिर उसके बाद में और भी विषय के, देखिए ये आपके गुजराती का पेपर है, सभी विषय के पेपर है मेरे इसमें। कुल 108 पेज हैं, आप देख सकते हैं। पूरे पेपर में आपको बताने वाला हूँ। और फिर उसके बाद में देखिए ये संस्कृत का पेपर है। पूरे पेपर में आपको बताऊंगा, तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। लेकिन हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये हिंदी का आपका पेपर है, तो सारे पेपर में पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ में करवाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।